महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के वीडियो सत्र में हम लोग झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा आयोजित की गई कक्षा 11 विषय भूगोल के सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 के प्रश्नों को हल करेंगे तथा वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और आपके द्वारा दिए गए उत्तरों को अवश्य मिलान कर लें और यह निश्चित हो जाए कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया गया है, साथ ही साथ आपके कितने नंबर आने वाले हैं। इसके साथ ही साथ फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन का भी वीडियो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसे भी क्लिक करके अपने फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर मिलान कर सकते हैं। तो सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे गए थे वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। इसमें पूछे गए कुल प्रश्नों की संख्या 19 था। 19 प्रश्नों को 3 समूहों में विभाजित किया गया था। खंड का में प्रश्नों की संख्या 7 था और 1 नंबर से लेकर 7 नंबर में से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम एक वाक्य में देना था। प्रत्येक के लिए अंक निर्धारित किया गया था और 7 प्रश्नों में 5 प्रश्नों का उत्तर देना था। वहीं खंड खा में 8 प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 14 तक दिए गए थे। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना था और इसके लिए 3 अंक निर्धारित किए गए थे। वहीं तीसरे खंड गा जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का था 15 से 19 तक दिए गए थे और इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में देना था। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों को बारी बारी से हल करते हैं। खंड का में पहला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला क्या है? तो इसका उत्तर है किसी परितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों या खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह के पथ को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे पौधे को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप और सांप को उल्लू। इस तरह से यह खाद्य श्रृंखला बनता है और ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरण होता है। इसी को हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। दूसरा प्रश्न है उन देशों के नाम बताएं जो भारत से बड़े हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत से 6 बड़े देश हैं। सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पर चीन, 5वें स्थान पर ब्राजील और 6ठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ मानचित्र की सहायता से इन 6 बड़े देशों को प्रदर्शित किया गया है। 1 नंबर में यहाँ पीले रंग का दिखाया गया है रूस, दुनिया का सबसे बड़ा देश। दूसरे स्थान पर कनाडा है। तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ लाल रंग से दिखलाया गया है। इसके बाद चौथे स्थान पर चीन है जो एशिया के पूर्वी देश है और 5वें स्थान पर ब्राजील दक्षिण अमेरिका का देश है। 6ठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद भारत का स्थान आता है 7वें नंबर पर। विश्व के 7 बड़े देशों का मानचित्र है। तीसरा प्रश्न है लू को परिभाषित करें। तो लू एक स्थानीय पवन है जो भारत के उत्तरी मैदान में प्रवाहित होता है गर्म ऋतु में। तो इसका उत्तर है भारत के उत्तरी मैदान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। चौथा प्रश्न है मृदा क्या है? तो इसका उत्तर है मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है जिसमें जैविक पदार्थ तथा पौधे को पोषित करने की क्षमता होती है, जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से प्राप्त खनिज कणों, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म छोटे छोटे जीव, जल तथा गैस के मिश्रण से होता है। 5वां प्रश्न है हम पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर
होगा। पृथ्वी के 2/3 अर्थात 71% भाग पर जल का विस्तार होने के कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। इसी कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यहाँ पृथ्वी का मानचित्र बना हुआ है। ये जो नीले रंग से दिखाया गया है वो पृथ्वी पर फैले हुए महासागर है, जो कि 71% हिस्से पर फैला हुआ है, इसलिए ये अंतरिक्ष से यह नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। छठा प्रश्न है, परितंत्र क्या है? तो इसका उत्तर है किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल अथवा वायु जैविक तत्वों से ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखला स्पष्ट रूप से समायोजित हो, उसे परितंत्र या इकोसिस्टम कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, गंगा नदी की 2 सहायक नदियों के नाम लिखें। तो गंगा की कई सहायक नदियां हैं, इसमें से उम्मीद करते हैं आप लोगों ने जरूर 2 नदियों का नाम लिखा होगा। कुछ सहायक नदियों का नाम यहाँ दिया गया है, जैसे यमुना, घाघरा, कोसी, सोन, गंडक, दामोदर आदि गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यहाँ मानचित्र की सहायता से भी गंगा की सहायक नदियों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। यहाँ गंगा उत्तराखंड से निकल करके उत्तरी भारत के मैदान में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और गंगा में कई सहायक नदियां मिलती है, जैसे बड़ी सहायक नदी में यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, और यहाँ पर तीस्ता है, ब्रह्मपुत्र नदी है, दक्षिण की ओर से सोन। ये नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इन 7 प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर देना था। अब बढ़ते हैं खंड खा की ओर। खंड खा में 7 प्रश्न दिए गए हैं। 7 प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। 8वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर है, प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र की निम्न 3 विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पश्चिमी घाट तथा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ज्यादातर जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो कहाँ से निकलती है, या तो अमरकंटक की पहाड़ी से या पश्चिमी घाट से। दूसरी विशेषता है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बरसाती होती है, सिर्फ वर्षा ऋतु में जल बना रहता है। प्रायद्वीपीय नदियां मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर होती है। वर्षा ऋतु के बाद इन नदियों में जल स्तर बहुत कम हो जाता है। तीसरी विशेषता है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जल अधिग्रहण क्षेत्र छोटा होता है तथा ये नदियां अपेक्षाकृत छोटी है। अपेक्षाकृत कहने का तात्पर्य हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपेक्षाकृत इनका आकार छोटा तथा इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र भी छोटा होता है। चौथी विशेषता है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां प्रौढ़ा अवस्था में पहुंच चुकी है, जिससे इनकी घाटियां चौड़ी हो गई है और इन घाटियों का आकार अंग्रेजी के यू आकार का हो गया है। 9वां प्रश्न है, हिमालय पर्वत की 3 विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर है, हिमालय पर्वत की निम्न 3 विशेषताएं हैं। यह दुनिया की सबसे ऊंची एवं नवीनतम मुर्दार पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है तथा विश्व के सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, हिमालय में ही स्थित है। दूसरी विशेषता है, हिमालय का निर्माण यूरेशियन एवं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण के कारण हुआ है। तीसरी विशेषता है, भारत की जलवायु को हिमालय पर्वत प्रभावित करता है। चौथी विशेषता है, हिमालय पर्वत को उत्तर से दक्षिण की ओर 3 समांतर श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर महान हिमालय, लघु हिमालय और दक्षिण में शिवालिक हिमालय। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, उत्तरी मैदान की विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर है, भारत के उत्तरी मैदान की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। दूसरी विशेषता है, उत्तरी मैदानी भाग में उपजाऊ जलोढ़ मृदा
पाई जाती है, जहां पर सघन कृषि कार्य किया जाता है। भारत का सबसे अधिक मात्रा में सघन कृषि कार्य उत्तरी मैदानी भाग में किया जाता है। तीसरी विशेषता है उत्तरी मैदानी प्रदेश में पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगड़ तथा नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। चौथी विशेषता है भारत के उत्तरी विशाल मैदान को कणों की संरचना के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है: भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगड़ प्रदेश तथा खादर प्रदेश। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है उत्पादक एवं उपभोक्ता में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है उत्पादक एवं उपभोक्ता वर्ग में निम्न अंतर किए जा सकते हैं। जैसे पहला, उत्पादक वर्ग अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। इसमें सभी प्रकार के पौधों को शामिल किया जाता है। वहीं उपभोक्ता वर्ग अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार करते हैं, बल्कि उत्पादक वर्ग पर निर्भर होते हैं। दूसरा अंतर किया जा सकता है हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट पैदा करते हैं तथा प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं, इसलिए हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। वहीं पशु वर्ग जो उत्पादक वर्ग को भोजन के रूप में खाते हैं उपभोक्ता वर्ग कहलाते हैं। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो इसका उत्तर है भारतीय जलवायु को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें से कुछ निम्नलिखित कारक इस प्रकार हैं। पहला अक्षांश, उसके बाद दूसरा उच्चावच, तीसरा समुद्र से दूरी, चौथा स्थल एवं जल का वितरण, पांचवा हिमालय पर्वतमाला, छठा अल नीनो एवं ला नीनो, सातवां वायु परिसंचरण एवं जेट स्ट्रीम, आठवां पश्चिमी विक्षोभ, नौवां समुद्र तल से ऊंचाई। ये सभी जो कारक हैं वो भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। 13वां प्रश्न है पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं बनता है? तो इसका उत्तर है पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा नहीं बनने के निम्नलिखित कारण हैं। जैसे पहला, भारत के पश्चिमी तट पर गिरने वाली ज्यादातर नदियां अपेक्षाकृत छोटी है। नर्मदा और ताप्ती लंबी नदियां हैं, किंतु इनका अपवाह क्षेत्र छोटा है और ये नदियां भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। दूसरा कारण है भारत के पश्चिमी तट का ढाल तीव्र है, अर्थात पश्चिमी महाद्वीपीय मग्न तट है, उसकी गहराई अधिक है, जिसके कारण यहाँ नदियां अवसाद भरने में असमर्थ होती है। तीसरा कारण है पश्चिमी तट पर गिरने वाली नदियों में गाद की मात्रा कम होती है, क्योंकि ये नदियां छोटी भी है और साथ ही साथ भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। 14वां प्रश्न है महासागरों का मानव के लिए किन्हीं 3 महत्व का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर है महासागरों का मानव के लिए महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे पहला, महासागर में उपलब्ध जल पूरे विश्व के लिए सस्ता जल परिवहन उपलब्ध कराता है। दूसरा, महासागर समुद्री मछलियों के बड़े स्रोत हैं। तटीय क्षेत्र में विशाल पैमाने पर मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है और कई तट मछली उत्पादन के लिए विश्व विख्यात हैं, जैसे ग्रांड बैंक और डोगर बैंक। ग्रांड बैंक और डोगर बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिम तथा पूर्वी तट पर स्थित है। तीसरा जो महत्वपूर्ण महत्व है, कई द्वीपीय देश की अर्थव्यवस्था में समुद्री जीवों के महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे जापान। चौथा महत्व को हम लोग लिख सकते हैं या एक अन्य महत्व और लिख सकते हैं, महासागर के अधस्तल या नीतल में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जो तटीय देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खनिज पदार्थों में पेट्रोलियम प्रमुख है, इससे कई देशों की अर्थव्यवस्था चल रही है, जैसे सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, इंडोनेशिया आदि। अब बढ़ते हैं हम लोग खंड ग की ओर, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का है। इन प्रश्नों को 150 शब्दों में उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 15वां प्रश्न है मृदा संरक्षण के कुछ उपाय सुझाएं।
इसका उत्तर मेरे अनुसार दिया जा सकता है जल, वायु, जीव जंतु के कारण मृदा का अपरदन हो रहा है। वहीं औद्योगिकीकरण, नगरीकरण तथा यंत्रीकरण के साथ ही साथ अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक, दवाइयां एवं अति सिंचाई के कारण मृदा का निम्नीकरण हो रहा है। मृदा अपरदन एवं निम्नीकरण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जैसे पहला वृक्षारोपण करके, दूसरा छोटी बड़ी नदियों में बांध एवं चेक डैम का निर्माण करके, तीसरा ढलाव भूमि में समोच्च रेखीय जुताई करके, पांचवा पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि कार्य करना, पांचवा है कृषि प्रणाली में सुधार करके, छठा अति पशुचरण पर नियंत्रण लगाकर हम लोग मृदा संरक्षित कर सकते हैं, और सातवां उपाय कर सकते हैं खाली या पड़ती भूमि पर वृक्षारोपण या कृषि कार्य करना, क्योंकि खाली भूमि या पड़ती भूमि मृदा अपरदन को बढ़ावा देती है। 16वां प्रश्न है जलीय चक्र के विभिन्न तत्व किस प्रकार अंतर संबंधित है। तो जलीय चक्र क्या है, इसका उत्तर है जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल तथा जीवों के बीच जल का निरंतर आदान प्रदान होने की प्रक्रिया को जलीय चक्र कहा जाता है। जलीय चक्र पृथ्वी पर, इसके नीचे व पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में जल के संचलन की व्याख्या करता है। जलीय चक्र पृथ्वी के विभिन्न रूपों अर्थात गैस, तरल, ठोस में जल परिसंचरण है। एक जलीय चक्र को पूरा करने में जल कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है, जैसे वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, बहाव आदि। इसे निम्न चित्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जो जलीय चक्र को प्रदर्शित करता है। जल मंडल या स्थल मंडल से या धरातल से जल जो है वाष्पीकृत होकर के ऊपर जाता है और ऊपर में संघनन होने के पश्चात यह बादल का निर्माण होता है और बादल से फिर वर्षा होती है और वर्षा से पुनः नदियों के माध्यम से समुद्र में जल जाता है और इस तरह से एक चक्र का निर्माण होता है जिसे जलीय चक्र कहा जाता है। इसमें जो तत्व हैं, मुख्य तत्व संघनन, वाष्पीकरण, इसके साथ साथ बहाव की प्रक्रिया, ये सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं या जुड़े हुए हैं। 17वां प्रश्न है भारत के ग्रीष्म ऋतु की प्रमुख विशेषताओं को बताएं। तो इसका उत्तर मेरे अनुसार दिया जा सकता है भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है और इस जलवायु में भारत के उत्तरी मैदानी भागों में ग्रीष्म, वर्षा तथा शीत ऋतु स्पष्ट रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। भारत में ग्रीष्म ऋतु के निम्न विशेषताएं स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, जैसे पहला, मार्च माह से सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही भारत में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। दूसरा, मई से जून सबसे गर्म महीना होता है। भारत के अधिकांश उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पाया जाता है। तीसरी विशेषता है ग्रीष्म ऋतु का दक्षिण भारत समुद्र से घिरे होने के कारण समकारी मौसम बना रहता है। तापमान 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पाया जाता है। दक्षिण भारत में समुद्र से घिरे होने के कारण वहां ग्रीष्म ऋतु का स्पष्ट प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, अतः वहां समकारी जलवायु या समकारी तापमान बना रहता है। चौथी विशेषता ग्रीष्म ऋतु को कह सकते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में तापमान अधिक होने के कारण निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। पांचवी विशेषता है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसक कर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के आसपास स्थित हो जाता है। छठी विशेषता है ग्रीष्म ऋतु का मई और जून में भीषण धूल भरी आंधियां चलती है, जिसे स्थानीय रूप में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत के मैदानी भागों में झुलसाने वाली
गर्म हवाओं को लू के नाम से जाना जाता है। वहीं केरल और कर्नाटक में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। यह वर्षा आमों को पकने के लिए काफी लाभदायक होता है, अतः इस वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, जो कि जून जुलाई में होता है। केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में जो तेज आंधियां चलती है उसे फूलों की बौछार कहा जाता है। और असम तथा पश्चिम बंगाल में बैसाख महीने में चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को काल वैसाखी कहा जाता है। 8वां प्रश्न है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के लाभ की व्याख्या करें। तो ये भारत का मानचित्र है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है और ये दक्षिण एशिया के मध्य में भारत स्थित है। साथ ही साथ हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। इसकी स्थिति केंद्रीय स्थिति इसलिए है, इनके निम्नलिखित कारण है। निम्न बिंदुओं से हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के महत्व को स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे पहला, हिंद महासागर में स्थित देशों में भारत की तट रेखा की लंबाई 7,517 किलोमीटर सबसे अधिक लंबी तट रेखा वाला देश है। दूसरा कारण यह है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के कारण पश्चिमी दुनिया से पूर्वी दुनिया में होने वाले व्यापार को भारत नियंत्रित करता है। पश्चिमी दुनिया अर्थात यूरोपियन या अमेरिकी देश जब पूर्वी दुनिया अर्थात पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया में व्यापार जो होता है वह हिंद महासागर से होता है और भारत की तट रेखा से होकर गुजरता है, अतः भारत इसको नियंत्रित करता है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के कारण पश्चिमी दुनिया तथा पूर्वी दुनिया को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण जल मार्ग तथा वायु मार्ग भारत की सीमा से होकर गुजरती है। और चौथा कारण हम लोग दे सकते हैं, केंद्रीय स्थिति होने के पीछे हिंद महासागर में होने वाली विश्व समुदाय के किसी प्रकार की गतिविधि भारत के सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर और यह अंतिम प्रश्न है। 19वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी असंतुलन को रोकने के महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा करें। तो इसका उत्तर है, किसी परितंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में परस्पर गतिक साम्यता का अवस्थाहीन पारिस्थितिकी संतुलन है। यह तभी संभव है जब जीवधारियों के विविधता अपेक्षाकृत अस्थायी रहे, किंतु वर्तमान समय में मानवीय हस्तक्षेप जैसे वनों को उजाड़ना, शिकार करना, जीव जंतुओं के निवास क्षेत्र में अवसंरचना का विकास करना आदि के कारण कुछ वनस्पति एवं जीव जंतु या तो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त के कगार पर हैं, जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। पारिस्थितिकी असंतुलन को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। जैसे पहला, पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण करके। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर नियंत्रण करके। तीसरा, शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाकर। चौथा, जीव सुरक्षा अधिनियम को और अधिक कड़ाई से लागू करके। पांचवा, वनों के क्षेत्रफल में विस्तार करके। छठा, प्राकृतिक निवास स्थलों पर मानवीय हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगा करके। और सातवां, पारिस्थितिकी संतुलन के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाकर हम लोग पारिस्थितिकी असंतुलन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का उत्तर था। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने प्रश्नों का उत्तर मिलान कर लिया होगा और उम्मीद करते हैं आप लोग इन उत्तरों से मिलते जुलते उत्तर अवश्य दिए होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही साथ भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।